वानखेड़े स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ था। मतलब 80,000 लोगों का वो शोर जो किसी भी विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दे। लेकिन फिर पारी का पहला ओवर आता है। विल जैक्स सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अचानक ना पूरे स्टेडियम में शमशान जैसी शांति छा जाती है। हाँ, और वो सन्नाटा जिसका आपने जिक्र किया ना, वो सिर्फ एक विकेट गिरने का नहीं था। वो असल में दबाव की पहली दस्तक थी। एकदम सही। मतलब जब किसी बड़े मैच की पहली ही कुछ गेंदों में आपकी रणनीति टूटती है तो ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल ही बदल जाता है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण का लक्ष्य भी यही है। हम न सिर्फ स्कोर कार्ड देखेंगे बल्कि उस दबाव और रणनीति को समझेंगे जिसने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ, बताइए। शुरुआती झटके के बाद रायन रिकल्टन ने 24 गेंदों में 37 रन बनाए और फिर नामन धीर आए। हाँ, 37 गेंदों में 57 रन की वो कमाल की पारी। वही तो, मतलब जब आपका टॉप ऑर्डर इतनी तेजी से रन बना रहा है तो अचानक मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह कैसे ठह गया। नामन धीर एक छोर पर मजबूती से टिके थे, फिर भी मुंबई 159 के स्कोर पर सिमट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डूबते जहाज को अकेले बचाने वाले नाविक हों। ये तुलना काफी सटीक है। तो क्या T20 में एक अकेले खिलाड़ी का जुनून काफी होता है, मतलब विपक्षी टीम की रणनीति को मात देने के लिए? मैं कहूंगी कि T20 क्रिकेट में ना सिर्फ एक खिलाड़ी का जुनून सधी हुई गेंदबाजी को मात नहीं दे सकता। जब नामनधीर एक छोर से रन बना रहे थे तब चेन्नई के गेंदबाजों ने बहुत चालाकी से दूसरे छोर के नए बल्लेबाजों को निशाना बनाना शुरू किया। अच्छा, तो मतलब अंशुल कंबोज और नूर अहमद ने यही रणनीति अपनाई थी? बिल्कुल। अंशुल ने जो 3 विकेट लिए उसमें उन्होंने कटर गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वहीं नूर अहमद ने भी अपनी गुगली से मिडिल ऑर्डर को फंसाया और 2 अहम विकेट निकाले। उन्होंने कोई जादुई गेंदें नहीं फेंकी, बस बल्लेबाजों को हाथ खोलने का रोम ही नहीं दिया। यानी वो जानबूझकर नामन धीर को स्ट्राइक से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। एकदम सही। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक इमारत का एक खंभा बहुत मजबूत है लेकिन आप बाकी के सारे खंभे खोखले कर दें तो इमारत तो गिरेगी ही। नामन धीर रणनीतिक तौर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। क्या बात है, ये बहुत ही दिलचस्प है। पर फिर भी वानखेड़े की पिच पर 159 रन, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्कोर था जिससे मुंबई लड़ सकती थी। हाँ, वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब चेन्नई लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्होंने इसे बेहद मामूली बना दिया। संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बावजूद ना उनकी खेमे में कोई पैनिक नहीं दिखा। पैनिक न करने की सबसे बड़ी वजह उनका माइंडसेट था। जब लक्ष्य 160 के आसपास हो तो शुरुआती ओवरों में रन रेट को काबू में रखना सबसे अहम होता है ताकि बाद के बल्लेबाजों पर दबाव न पड़े। और यहीं पर उर्विल पटेल की वो पारी हैरान करती है। मतलब क्रीज पर आते ही सिर्फ 12 गेंदों में 24 रन। क्या जब उर्विल ने पावर प्ले में ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी तो क्या मुंबई ने मानसिक रूप से मैच वहीं हार लिया था? काफी हद तक हाँ, इसे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं। उर्विल पटेल ने देखा कि मुंबई के गेंदबाज स्विंग की तलाश में फुल लेंथ गेंद डाल रहे हैं। उन्होंने बस क्रीज से बाहर निकलकर उनकी लेंथ बिगाड़ दी। स्मार्ट मूव था वो। बिल्कुल। जब कोई पावर प्ले में इतनी आक्रामकता से खेलता है ना तो गेंदबाज अपनी लाइन भूलकर रक्षात्मक हो जाते हैं। उर्विल के उस हमले ने मुंबई के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। और इसका सीधा फायदा ऋतुराज गायकवाड़ को मिला। वो एकदम स्थिर होकर खेल रहे थे। सही कहा। ऋतुराज ने 48 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए। उन्होंने कोई बेवजह जोखिम नहीं लिया, सिर्फ फील्ड के गैप्स ढूंढे और लगातार स्ट्राइक रोटेट की। वो ना एक क्लासिक एंकर की तरह खेल रहे थे। और दूसरे छोर से कार्तिक शर्मा ने मैच खत्म करने का जिम्मा उठाया। 40 गेंदों में नाबाद 54 रन। मतलब एक तरफ से ऋतुराज पारी को स्थिरता दे रहे थे और दूसरी तरफ से कार्तिक बाउंड्री लगाकर रन रेट को काबू में रख रहे थे। हाँ, ऐसी सटीक और शांत रणनीति का नतीजा था कि चेन्नई ने 18.1 ओवर में ही 8 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज कर ली। उन्होंने मुंबई के ही घर में उनके दर्शकों के सामने उन्हें पूरी तरह से टैक्टिकली मात दी। और यही बात इस पूरे मैच को इतना यादगार बनाती है। वानखेड़े स्टेडियम जो अपने शोर और सपोर्ट के लिए जाना जाता है, वो इस रात पूरी तरह से चेन्नई के पीले समंदर में तब्दील हो गया था। बिल्कुल। वो सन्नाटा जो विल जैक्स के आउट होने पर शुरू हुआ था वो आखिरी गेंद तक मुंबई के खेमे में महसूस किया गया। सही कहा। खैर, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, पर जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब कोई घरेलू टीम अपने ही ऐतिहासिक मैदान पर विपक्षी फैंस के शोर और दबाव तले इस तरह बिखर जाती है तो क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट में होम ग्राउंड एडवांटेज का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एक भ्रम कर रह गया? इस पर जरूर सोचिएगा।